तो सेकेंडरी oocyte के ओवरी से रिलीज होने के पहले उसके अंदर कुछ चेंजेज होते हैं। चेंजेस के अंदर उसके जो यहाँ पे देख रहे हैं आप ओवम है, ओवम के चारों ओर एक सेल की लेयर बन जाती है जिसको हम लोग जोना पेलिसिडा बोलते हैं। इसके बीच में एक व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है और इसके चारों ओर एक टिश्यू का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो इस तरह के ये चेंजेस ओवम के ओवरी से रिलीज होने के पहले हो जाता है। ओवरी से ओवा के रिलीज होने को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्रेफिन फॉलिकल में चेंज होने के बाद रप्चर होती है और सेकेंडरी oocyte जिसको कि ओवम बोलते हैं वो रिलीज होता है। ओवा के रिलीज होने के बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल बचती है अब उसको हम लोग कार्पस लुटियम बोलते हैं। कार्पस लुटियम लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है जो कि मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। ये जो एंडोमेट्रियम यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एंडोमेट्रियम है, इसके मेंटेनेंस के लिए और एम्ब्रियो के इम्प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के पूरे टाइम के दौरान मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कार्पस लुटियम धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती है, यानी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होता है, आगे फर्दर धीरे धीरे खत्म हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन। और अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये कार्पस लुटियम मेंटेन होता है और इससे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी 9 मंथ के लिए कंटिन्यू रहता है। और प्रेगनेंसी ना होने के केस में ये जो एंडोमेट्रियम है ये धीरे धीरे डिजनरेट हो जाती है, जो कि अभी डेवलप्ड है, प्रोलिफरेटेड है। और इसके साथ साथ जो ये ओवम है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ये एंडोमेट्रियम की वॉल और थोड़े बहुत और टिश्यूज बाहर आ जाते हैं पीरियड के फॉर्म में, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फॉर्म में। अराउंड 50 years ऑफ एज मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज, दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। 45 to 50 ईयर की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे बंद हो जाती है और इस कंडीशन को हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड फ्रॉम मेनाज टू मेनोपॉज। तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो हर महीने ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल हो रही है वो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज है। और इसके पहले और इसके बाद की फेज, यानी पहले की फेज को मेनार्क बोलते हैं जब स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग आना बंद हो जाती है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो यूट्रस में स्पर्म के आने के बाद जो कि वेजाइना के थ्रू आता है, जिसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं, ये स्पर्म धीरे धीरे इस तरफ को मूव करते हैं, यानी ये इस्थमस से होते हुए इस्थमस एम्पुलरी जंक्शन पर आते हैं। यहाँ पर इधर से ओवा रिलीज होकर के पहुँचता है। यहाँ पे ओवम और स्पर्म के बीच सिंगैमी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इसमें धीरे धीरे डिवीजन शुरू हो जाता है और डिवीजन होने के साथ साथ ये बाहर की तरफ यूट्रस की तरफ जाता है और यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है। तो इसमें हम डिफरेंट स्टेजेस देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सेकेंडरी oocyte है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एक न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर जाता है। तो इसके साइटोप्लाज्म में इस समय दोनों न्यूक्लियस हैं। बाद में जो सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन अभी नहीं हुआ था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप ये देख रहे हैं मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है। मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होने से फिर ऊटिट और सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और ये ऊटिट जो यहाँ फॉर्म होगा और प्लस स्पर्म का न्यूक्लियस मिल करके फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होते हैं। और जाइगोट बनते ही तुरंत उनमें डिवीजन हो जाता है। डिवीजन होते ही 2 सेल्ड स्टेज आती है। 2 सेल्ड स्टेज के बाद फिर डिवीजन होता है तो 4 सेल स्टेज आती है। फिर में डिवीजन होगा तो 8 सेल, फिर 16 सेल, इस तरह से डिवीजन होता है। तो 8 to 16 सेल जो स्टेज होती है यही आगे चल के यहाँ इम्प्लांट होती है। इम्प्लांट होने से पहले इसमें एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसील बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट है और यही आगे चल के इम्प्लांट होता है।